नमस्कार साथियों, सौम्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार आज फिर स्वागत है। और अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था जल निकास क्या है, क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, विधि, सिस्टम। अपन ने उसमें सब चीजें पढ़ चुके हैं। जल निकास के बारे में लगभग चैप्टर पूरा हो चुका है। और आज अपन पढ़ रहे हैं सिंचाई। लेकिन जो सिंचाई में आज आप ले रहा हूँ सिंचाई, लेकिन एमपी बोर्ड जो है, एमपी बोर्ड इंटर में सिंचाई थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर मैं सिंचाई पूरा ले रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ सिंचाई भी जो और राज्यों के लड़के हैं वो कम से कम इस चीज़ का भी लाभ लें। और अपन मैंने बताया था पहली वीडियो में कि अपन पीएटी की भी तैयारी साथ में करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिंचाई से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अपन सिंचाई भी साथ में ले रहे हैं। और आज मेरे वीडियो पे जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और मैं बार बार वही बोलता हूँ कि अगर कोई समस्या आ रही है देखने में या मेरी आवाज़ क्लियरिटी में या डिस्प्ले जो भी प्रॉब्लम है, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आने वाली वीडियो में आपकी वो समस्या को दूर कर सकूं। दूसरा, आज मैं और जो पिछला मैं पढ़ा चुका हूं उसकी मैं लिंक आपको इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा। आप उनके द्वारा पिछली वीडियो भी मेरी देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो अपन ने जल निकास तो पढ़ लिया। जल निकास और सिंचाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों चीजें साथ में लेके चल रहे हैं। अपन सिंचाई का मतलब है, सिंचाई पहले अपन समझे सिंचाई होता क्या है। आपने जैसे मान लो किसी खेत में पेड़ वगैरह लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उनका जो 90% जो भाग होता है वो पानी से बनता है। काय से बनता है? पानी से बनता है। और किसी भी जीव जंतु के लिए पानी की सख्त आवश्यकता होती है, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। एक चीज। दूसरी बात क्या है कि एक पेड़ पौधों को अपन जो मान लो कृत्रिम तरीके से पेड़ पौधों को जिंदा रखने के लिए, मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए अपन क्या होता है, कृत्रिम तरीके से खेत में पानी देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। और खेत से बाहर पानी निकालना जल निकास को मैं आपको बता चुका हूं। सिंचाई का मतलब है कृत्रिम तरीके से खेत में मृदा की पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए, पेड़ पौधों को जिंदा रखने के लिए अपन जो जल देते हैं उसे बोलते हैं सिंचाई। समझ में आ गया इतना? अब दूसरा क्या होता है कि सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या आवश्यकता है सिंचाई की। मैं आपको पहली परिभाषा में बता चुका हूं कि पेड़ पौधों का जो पेड़ पौधे बनते हैं वो 90% पानी से बनते हैं। जब 90% पानी से बनेंगे तो वो उन्हें पानी की आवश्यकता होगी, एक चीज। दूसरी बात, जो पेड़ पौधे जमीन से पोषक तत्व लेते हैं वो काय के माध्यम से लेते हैं? पानी के घुले हुए लेते हैं। तो ठोस चीज नहीं ले पाते, घुले हुए अवस्था में लेते हैं। तो जब घुलेंगे कैसे? जब उसमें पानी पहुंचेगा। तो उसके लिए सिंचाई आवश्यक क्यों है? क्योंकि पोषक तत्व मिलते रहे, पर्याप्त मात्रा में उसे पोषक तत्व मिले और उसकी वृद्धि हो सके। मृदा का तापमान, अगर अपन खेत में पानी देंगे तो मृदा का तापमान कैसा रहेगा? सही रहेगा। दूसरा, आपने देखा होगा अपना जो भारत देश है इसमें एक समान वर्षा नहीं होती है। होती है कई जगह, आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह 200 सेंटीमीटर वर्षा हो गई, कई जगह 50 सेंटीमीटर हो गई। तो अपने यहाँ भारत के अंतर्गत जो अपन खेती करते हैं वो अपन सिंचाई पर निर्भर खेती करते हैं। कैसी खेती करते हैं? सिंचाई पर निर्भर खेती करते हैं। अब असमान वर्षा होगी, कहीं 200 सेंटीमीटर कहीं 50 सेंटीमीटर, तो क्या होगा कि वहां पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। दूसरा कारण है, आप लोगों ने देखा होगा कभी 10-15 जून से पानी बरसना स्टार्ट हो जाता है, कभी 30 जून तक पानी नहीं बरसता है। तो इस कारण से भी पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में जब पाला पड़ता है तो यदि अपन पानी दे देते तो पाले से फसल को नुकसान नहीं होता। दूसरा, आपने देखा होगा गर्मी में जो लू चलती है, यदि अपन खेत में सिंचाई करते हैं तो लू से फसल को नुकसान नहीं होता। तीसरा, सिंचाई जब अपन करते हैं तो ऐसे बहुत सी आवश्यकता है सिंचाई करने की, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यदि अपने सही उपाय लेना है, पानी देने से आपने देखा होगा बहुत से कीट भी मर जाते हैं। अगर अपन सिंचाई कर देते हैं खेतों की तो बहुत से कीट मर जाते हैं। अब अपन बोर्ड पर नजर डालते हैं, उसके साथ अपन एक पॉइंट समझते जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं सिंचाई क्या है।
मृदा में उचित नमी बनाए रखने के लिए तथा पौधों की वृद्धि के लिए फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? खेत में कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की आवश्यकता क्यों? इसकी आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। वर्षा का एक समान वितरण न होना। मैंने आपको बताया कई जगह 200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, कई जगह 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो क्या एक समान वर्षा अपने देश में नहीं होती, जिस कारण से क्या की आवश्यकता पड़ती है? सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, वर्षा की अनियमितता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कभी 10-15 जून से वर्षा स्टार्ट हो जाती है, कभी आपकी पूरा जुलाई निकल जाती है, वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा की क्या होती है? अनियमितता। तीसरा है कम वर्षा होना। आपने देखा होगा कई बार जहां 120 सेंटीमीटर वर्षा होती थी वहां 80 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो कम होगी तो भी अपने सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। अधिक पानी चाहने वाली फसलें, जैसे कि अपन धान बोते हैं, गन्ना बोते हैं, ऐसी फसलें जो ज्यादा पानी चाहती हैं, ऐसी फसलों में अपने सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी में जलधारण शक्ति की कमी। कई मृदाएं क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि मृदा जल अवशोषित कम कर पाती हैं। वहां पे क्या करते हैं, जैसे मान लो पानी दिया, अब वो मृदा ने अवशोषित, पानी बरसा और मृदा ने अवशोषित नहीं कर पाया, वो बह गया, तो पेड़ पौधों को तो पानी जरूरत पड़ती, तो पेड़ पौधों को क्या होता है, फिर उसमें अपने सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र में क्या होता है कि पानी वर्षा, अच्छा वर्षा, लेकिन क्या हो रहा है, बाष्पीकरण के कारण पूरा पानी हवा में चला गया। वहां पे क्या होता है, जैसे रेतीली जमीन है, शुष्क क्षेत्र मतलब रेतीली जमीन, राजस्थान, ऐसी जगह सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। दूसरा अपना था सघन कृषि अपनाना। अपन क्या करते हैं, एक साथ 2-2, 3-3 फसलें खेत में बो देते हैं, तो उनके साथ कई देखा होगा कई पानी जाना चाहती है, तो उनके लिए सिंचाई की आवश्यकता करना पड़ती है। कीमती फसलें उगाना। कीमती फसलों में आती है जैसे कि गन्ना हुआ, ठीक है, जो कीमती मतलब महंगी फसलें हैं उनको यदि अपन उगाते हैं तो उसमें क्या होता है, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पाले से फसलों की रक्षा। मैंने पहले ही बताया है कि जो पाला पड़ता है सर्दियों में, तो उससे क्या होता है, अपन सिंचाई कर देते हैं तो पाला पेड़ पौधों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। जीवन पदार्थ सड़ाने के लिए कई प्रकार के खाद अपन क्या करते हैं कि जो अपन पेड़ पौधे उसमें उगाते हैं उसी में सड़ाने के लिए अपन करते हैं, तो उसमें यदि पानी नहीं होगा खेत में तो वो सही से नहीं सड़ पाएंगे, और सही से नहीं सड़ पाएंगे तो अपने पेड़ पौधों को सही से पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। आज आपने पढ़ा कि क्यों क्यों आवश्यकता है, तो वो चीज आपको बताई। एक चीज बताऊंगा, अपने देश में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। जब कहीं वर्षा ज्यादा हो रही है, कहीं कम पड़ रही है, तो अपना देश आज अपने देश में 3,28,000 कुछ मिलियन हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से सिर्फ 148 मिलियन हेक्टेयर पे ही खेती होती है, मतलब सिर्फ 30% जमीन पे ही खेती होती है। क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं पानी के अपने पास सिंचाई के स्रोत ना होना, सिंचाई की सुविधा ना होना। बहुत सी जमीन अपनी ऐसी खाली पड़ी रहती है जहां अपने पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, सिर्फ 30% जमीन पे ही खेती हो रही है। अभी अपन पढ़ रहे थे कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों। सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो है वर्षा का जल। वर्षा का जल क्या होता है, जब बरसता है, बरसने के बाद क्या होता है, जब पृथ्वी पे गिरता है तो उसकी कुछ बूंदें जमीन अपने आप सोख लेती हैं, वो जमीन के अंदर चले जाता है, और कुछ पानी बह के तालाबों, झीलों में, नहरों में इकट्ठा हो जाता है और इस माध्यम से वो समुद्र में पहुंच जाता है। फिर उस जल को क्या करते हैं, पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है। बाष्पोत्सर्जन के बाद क्या होता है, जल वाष्प के रूप में इकट्ठा हो जाता है, फिर वो पानी वर्षा के रूप में जमीन पे फिर वापस आ जाता है। एक पानी की जल की एक प्रक्रिया है, एक जल का स्रोत है। अब अपन ये पढ़ते हैं कि सिंचाई के लिए क्या स्रोत है, किस माध्यम से क्या स्रोत है, कैसे एक मतलब सिंचाई के लिए जल दिया जाता है। तो सिंचाई के लिए जो जल दिया जाता है उसके दो माध्यम हैं, एक है धरातलीय सिंचाई स्रोत और दूसरा है भूमिगत जल स्रोत। धरातलीय मतलब जैसे मान लो जमीन है और जमीन के ऊपर जो भी जल के स्रोत हैं वो कैसे कहलाते हैं, धरातलीय कहलाते हैं। और जमीन के जो अंदर जल स्रोत है
वो भूमिगत जल स्रोत कहलाते हैं। जैसे धरातलीय जल स्रोत में आते हैं आपके तालाब, नहर, झील, ये आते हैं आपके काय में भूमि उस पर धरातलीय पे। और जमीन के अंदर जैसे क्या होते हैं कुएं, पाताल तोड़ कुएं, ट्यूबवेल, ये क्या होते हैं भूमिगत। तो दो प्रकार के जल स्रोत होते हैं और उनके माध्यम से अपन क्या करते हैं सिंचाई करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है अपना जो भारत देश है उसमें 40% अपन सिंचाई कहां से करते हैं नहरों के माध्यम से करते हैं। सबसे ज्यादा अपना भारत देश जो सिंचाई का मेन स्रोत है वो है नहर। उसके बाद 30% अपन लोग करते हैं सिंचाई कच्चे कुएं, पक्के कुओं के माध्यम से, और 23% अपन जो करते हैं ट्यूबवेल, नलकूपों के माध्यम से अपन सिंचाई करते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पीएटी में आते हैं तो आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा ऐसे पॉइंट नोट कर लिया करें। सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत है जल सिंचाई का वो है अपने यहाँ नहर। 40% सिंचाई काय से होती है नहरों से होती है, 30% सिंचाई होती है अपनी काय से कच्चे कुएं, पक्के कुएं से, और 23% सिंचाई होती है नलकूप और ट्यूबवेलों से। तो आप जैसे पॉइंट नोट कर लिया करें पीएटी में ये ही क्वेश्चन लगभग आते हैं। अब अपन थोड़ा बोर्ड पर नजर डालते हैं। सिंचाई के जल स्रोत, सिंचाई के दो प्रकार के जल स्रोत होते हैं, एक होता है धरातलीय जल स्रोत, दूसरा होता है भूमिगत। मैंने आपको बताया जो जमीन के ऊपर होता है उसे बोलते हैं धरातलीय जल स्रोत, और जो जमीन के अंदर होता है उसे बोलते हैं भूमिगत जल स्रोत। अब भाई लोगों धरातलीय जल स्रोत कौन कौन से नहरों द्वारा जो अपन सिंचाई करते हैं। अब नहरों में भी दो है, एक है मौसमी नहरें और एक है नित्यवाही नहरें। मौसमी नहरें मतलब जो मौसम में कुछ समय सीजन के लिए चालू होती हैं फिर बंद हो जाती है उन्हें बोलते हैं मौसमी नहरें। जो 12 महीने नहरें चलती हैं उन्हें बोलते हैं नित्यवाही नहरें, इनमें पानी 12 महीने चलता रहता है उन्हें बोलते हैं नित्यवाही नहरें। दूसरा है तालाब। तालाब आप लोग जानते ही होंगे, एक कृत्रिम तरीके से पानी रोकने के लिए एक क्षेत्र निश्चित किया जाता है, उसको बांध बना दिया जाता है, उसमें पानी एकत्रित होता है, उसे अपन तालाब बोलते हैं। नदियां आप जानते हैं, ठीक है, नदियां एक मतलब एक प्राकृतिक रूप से जो बनाई गई हैं और कुछ कृत्रिम रूप से भी निर्माण किया गया है। तो नदियां क्या होता है कि पानी इकट्ठा बहता जाता है और समुद्र में जाके मिल जाता है। तालाबों में भी नदियों के माध्यम से पानी आता है। झरने, झरने आप लोग जानते ही होंगे बांध एवं जलाशयों द्वारा। कई जगह ऐसे छोटे छोटे बांध बांध दिए जाते हैं, उनसे भी पानी दिया जाता है, जलाशयों द्वारा भी पानी दिया जाता है। तो ये आपके कौन से होगा धरातलीय, मतलब जो जमीन के ऊपर सिंचाई के स्रोत है ये धरातलीय कहलाते हैं, नहर, तालाब, नदी, झरना। अब भूमिगत, जो भूमि के अंदर जल स्रोत होते हैं उन्हें बोलते हैं भूमिगत जल स्रोत। कुएं आप लोग जानते हो कुएं कैसे होते हैं। कुएं भी दो प्रकार के होते हैं, कच्चे कुएं, पक्के। उन्हें बांध दिया जाता है उन्हें पक्के कुएं बोलते हैं, जिन्हें नहीं बांधा जाता वैसे खोद दिया जाता है उन्हें कच्चे कुएं बोलते हैं। नलकूप आप लोग जानते हैं, जो आप लोग बोर करवाते हैं वो नलकूप हो गया। पाताल तोड़ कुएं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जमीन जल स्तर अच्छा होता है, वहां पे ऑटोमेटिक पानी बाहर निकलने लगता है, उसे बोलते हैं पाताल तोड़ कुएं। मतलब जमीन को छेदते हुए जो पानी बाहर आ जाता है उसे बोलते हैं पाताल तोड़ कुएं। हस्तचालित जल, हस्तचालित जल क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में ऐसा है कि जैसे मान लो घर की में पानी देना, सिंचाई विंचाई के लिए नर्सरी वगैरह लगा ली अपन ने, उसके लिए थोड़ा पानी, तो क्या होता है वहां पे 4-5 मीटर का एक पाइप लगा दिया जाता है और उसमें हाथ से चलाने का सिस्टम रहता है, जैसे अपन हैंडपंप चलाते हैं उसमें हाथ से घुमाने का रहता है सिस्टम, और उससे पानी आने लगता है, उसे बोलते हैं हस्तचालित जल। ठीक है, लेकिन ये भी जमीन के अंदर से आता है। ऐसे अपने दो प्रकार के जल स्रोत होते हैं, दो में ये अलग अलग है, एक में 5 प्रकार के हैं, एक में 4 प्रकार के। तो ये जल एक स्रोत है, एक माध्यम है, अपने जल कहां से सिंचाई के लिए उपलब्ध अपन पढ़ रहे थे सिंचाई के स्रोत क्या है। ठीक है, अब अपन इसमें जरूरी चीज है सिंचाई के चैप्टर के अंतर्गत कि मृदा, जो मृदा जल होता है उसका क्या वर्गीकरण है। तो मृदा जल का वर्गीकरण, मतलब मृदा जल कौन कौन से होते हैं। तो मृदा जल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आर्द्रता, आर्द्रता ग्राही। दूसरा होता है आपका केशिकीय जल, केश का जल।
तीसरा होता है आपका गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल, 3 प्रकार के जल होते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे मान लो ये आपकी क्या है, फील्ड कैपेसिटी, ये आपकी क्या है, फील्ड कैपेसिटी। अब इससे क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है कि जल की अधिकतम मात्रा, जल की उपलब्ध अधिकतम मात्रा। वायु दबाव, वायु दबाव होता है 1/3 या 0.33। वायु दबाव 1/3 या 0.33 दबाव से जो जल नीचे जाता है उसे बोलते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो जल नीचे जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 1/3 वायु दबाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो जल नीचे जाता है उसे बोलते हैं गुरुत्वीय जल। क्या बोलते हैं उसे? गुरुत्वीय जल। अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो जल क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, मृदाओं की परतों में नीचे जा रहा है। लेकिन ऐसा जल जो इसके विपरीत जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जाता है, उसे बोलते हैं अपन केशिका जल। ठीक है, एक हो गया गुरुत्वीय जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे जा रहा है, एक होता है केशिका जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जाता है, उसे बोलते हैं केशिका जल। एक होता है आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल वो जल होता है जो अपने वायु में पाया जाता है, उसके कारण से जो जमीन पर नमी रहती है उसे बोलते हैं आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही मतलब वो जल जो वायु में नमी रहती है उसके कारण से जो जल रहता है उसे बोलते हैं आर्द्रताग्राही जल। अब इसमें से पेड़ पौधों के लिए कौन सा उपलब्ध जल होता है, तो ये वाला जल नहीं रहता उपलब्ध, ये जल भी उपलब्ध नहीं रहता। कभी कभी क्वेश्चन आता है पीएटी में, कब उसमें के पेड़ पौधों के लिए कौन सा जल प्राप्त होता है, तो वो ये वाला उपलब्ध रहता है। कौन सा जल रहता है? केशिका जल उपलब्ध रहता है। पेड़ पौधों के लिए कौन सा जल मिलता है? केशिका जल। आर्द्रताग्राही जल जो आपने देखा होगा मिट्टी के ऊपर जो मृदा कण रहते हैं उनमें जो ऊपर नमी पाई जाती है उसे आर्द्रताग्राही है। केशिका जल उसके अंदर होता है और आर्द्रता गुरुत्वीय जल जो अंदर चला जाता है जमीन। ठीक है, अब ये तो हो गया 1/3 0.33 वायु दाब के कारण नीचे चला जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं पीएटी में कि केशिका जल कौन से उस पे उपलब्ध रहता है, तो ये रहता है 15 से 31 से ऊपर जो दबाव रहता है, मृदा दबाव, उस पे आर्द्रताग्राही जल रहता है और केशिका जल रहता है 15 से 31। मतलब मृदा, क्वेश्चन ये आता है कि मृदा में नमी कितने दबाव पे रहती है, तो उसका क्वेश्चन है 15 से लेके 31 के बीच में मृदा में नमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इतना ये थोड़ा इतना ही इंटर लेवल पे इतना ही जरूरी हो जाना जरूरी नहीं है कि मृदा जल 3 प्रकार का होता है, आर्द्रताग्राही जल, केशिका जल और गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल वह जल होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन के नीचे चला जाता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, गुरुत्वीय जल बोलते हैं। और जो जल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर आता है उसे बोलते हैं केशिका जल, और जो वायु में पाया जाता है उसे बोलते हैं आर्द्रताग्राही जल। तो मेन उपलब्ध कौन सा है, अपन इसको ज्यादा समझे, उपलब्ध जल और अनुपलब्ध। तो उपलब्ध जल कौन सा है? ये वाला। कभी कभी प्रश्न आता है कि पेड़ पौधों के लिए कौन सा जल उपलब्ध रहता है, तो केशिका जल पेड़ पौधों के लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो आज अपन ने 3 चीजें पढ़ी हैं। सिंचाई क्या है, सिंचाई की आवश्यकता क्यों, और उससे क्या कहते हैं, सिंचाई का क्या स्रोत है, जल स्रोत क्या है सिंचाई के लिए, वो पढ़ने पड़ा। दूसरा पढ़ा अपन ने मृदा जल वर्गीकरण। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को सब चीज समझ में आ रही होंगी, और सभी लोगों को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो आज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।